हेलो एवरीवन, एक और एपिसोड में खुश आमदीद। और इसके अंदर जो है, जैसा कि हमने बात की थी कि हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, और जिसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जर्मनी जो लोग आना चाहते हैं उनके लिए स्पेशली कि वो किस तरह से अगर स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं और यहाँ पर आके जॉब अवेल करते हैं, जॉब हासिल करते हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है कि वो किस तरह से अगर उनको डायरेक्ट जॉब ऑफ़र नहीं हो रही है यहाँ से, तो वो किस तरह से स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर आने के बाद जॉब ढूंढ के अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में हमने जैसा कि आपसे बात की थी कि एक रियल गेस्ट से हम आपको मिलवाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पर हैं अनस, और अनस जो है वो सेम प्रोसीजर जो मैं बात कर रहा था उसको फॉलो करके यहाँ पर आए। तो इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। इनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको कराता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यहाँ पर, और सॉफ्टवेयर की फील्ड में इनका एक अच्छा एक्सपीरियंस है, लाइक अराउंड 4 साल का एक्सपीरियंस है इनका सॉफ्टवेयर में। और ये पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम करके आए हैं ये। तो यहाँ पर सेटअप थोड़ा सा चेंज इसलिए है क्योंकि हम लोग खुद यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं, और इसलिए थोड़ा सा माइक भी आपको हाथ में इस तरह से नज़र आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं अनस से। तो अनस, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और हम आपसे पूछना चाहेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहली चीज़ जो लोग पूछते हैं कि मैं अगर कहीं पे मास्टर्स करने के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक कनाडा जाते हैं बहुत सारे लोग, यूएस जाते हैं बहुत से लोग, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मास्टर्स। बट जर्मनी क्यों? लाइक आपने ऑब्वियसली कुछ सोच के ही जर्मनी को चूज़ किया होगा, तो उसका थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। बेसिकली जब मैं अप्लाई कर रहा था अपने मास्टर के लिए तो मेरे पास सिर्फ जर्मनी नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन थे। मैं हर तरफ देख रहा था कि कहाँ पे जो है, खास तौर पे क्योंकि जिस तरह आपने बताया मेरे इंट्रोडक्शन में कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो आईटी रिलेटेड के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मेरे पास, कौन कौन सी कंट्री में मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैंने जर्मनी क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि राइट नाउ अगर आप देखें तो जर्मनी के अंदर इस टाइम पे आईटी या टेक्नोलॉजी, आईटी के अंदर कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआई और भी बहुत से मशीन लर्निंग, क्रिप्टो, इस तरह बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। और इस तरह इस टाइम पे राइट नाउ वर्ल्ड के अंदर आईटी के अंदर जर्मनी इस टाइम पे टॉप जायंट के तौर पे इस टाइम पे कंट्री कर रहा है रिप्रेजेंट। तो जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको एक इंडस्ट्रियल ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या है कि आपने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर्नशिप भी करनी है, थीसिस भी करना है। तो इस तरह क्या होता है कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हुए, मास्टर करते हुए जो एक्चुअल इंडस्ट्री में काम हो रहा है उसका आपको आइडिया हो जाता है। उससे फायदा ये होता है कि आपके पास अभी आप मास्टर पूरा नहीं होता, लेकिन आपको एक इंडस्ट्री का आइडिया होना शुरू हो जाता है कि इंडस्ट्री में कैसे काम हो रहा है, कौन सी बेसिकली टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज हो रही हैं, साथ में जो वर्क कल्चर्स वगैरह। अदर देन दैट जो आपकी एजुकेशन के अंदर यहाँ पे चीजें कवर करते हैं वो बेसिकली प्योर ये कह सकते हैं कि थ्योरिकल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल और साथ में प्रैक्टिकल वे को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। उससे ये होता है कि आपके पास जो एजुकेशन लेवल है वो एक बहुत अच्छा है। और इस टाइम में जर्मनी के अंदर आप देखें तो हर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कि जर्मनी के अंदर 3 तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, आपके पास हॉचशूले है, टीयू है, इस तरह की यूनिवर्सिटीज हैं। और टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब के अंदर आपको फोकस किया जाता है आपके थ्योरी के साथ और प्रैक्टिकल पे भी। तो उसमें आपको एक बहुत अच्छा कॉन्क्रीट कॉन्सेप्चुअल आंसर मिलते हैं, और उसके आपको मास्टर के अंदर आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली वर्ल्ड के अंदर इंक्रीज हो जाती है। ये वजह थी कि मैंने जो है वो जर्मनी सेलेक्ट की। अदर देन एक और वजह है मैं बता सकता हूँ, जो कि हमारे खास तौर पर बहुत सारे ऑडियंस के अंदर, ये बहुत सारे लोगों को एक देखा जाता है जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं कि जर्मनी के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि जर्मनी के अंदर यूनिवर्सिटी फीस नहीं है। बेसिकली मैं बोलूँगा कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो जो फीस आप ये समझ लें कि बहुत मिनिमल है, मतलब आप ये समझ लें कि 200 यूरोस पर सेमेस्टर। वो भी बेसिकली यूनिवर्सिटी की फीस इस तरह है कि वो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन है, और साथ ही साथ वो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपकी जिस स्टेट के अंदर की यूनिवर्सिटी है उसकी हर तरफ के अंदर टिकट है। तो अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जो सेमेस्टर टिकट है उसी के अंदर के साथ मिल जाती है टिकट, और आपको उसकी बसेस और ट्रेन जितनी भी लोकल है वो सब आपको फ्री हो जाती है। बाकी उसके अलावा आपके यहाँ की कोई फीस नहीं है। और हाँ, आते हुए आपको ब्लॉक अकाउंट की जरूरत है। वो बेसिकली जर्मनी आपको ये बोलता है कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप अपने साथ एक लिमिटेड तक अमाउंट लेकर आए ताकि आप एक लिमिटेड टाइम तक सरवाइव कर सकें विदाउट अ जॉब। आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर आपको बिल्कुल। अच्छा, जैसे एक बात आपने अभी की कि यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे फ़ीस नहीं है, बट
जैसा कि मैंने सुना है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोविंस के हिसाब से या स्टेट के हिसाब से वेरी करता है। कुछ स्टेट्स के अंदर फ़ीस है, कुछ में नहीं है। तो कौन से स्टेट्स, अगर आपकी कोई नॉलेज है इस हवाले से, कि जिसमें बिल्कुल फ़ी नहीं है, और किन स्टेट्स के अंदर जो है वो मैंने सुना 1500 पर सेमेस्टर भी फ़ीस सुनने में आई है मुझे। तो इस पर थोड़ा सा अगर आप एक आइडिया दे दें। जी बिल्कुल, अभी आपने सही कहा। बेसिकली कुछ स्टेट्स के अंदर जहाँ पे जो है वो फीस है, जो जैसा आपने मेंशन किया 1500 उस तरह फीस है। बेसिकली जो बाडेन-वुर्टेंबर्ग की है पूरे स्टेट, उसके अंदर 50 फीस है आपकी। जिस तरह स्टुटगार्ट यूनिवर्सिटी है या मनहाइम के अंदर यूनिवर्सिटीज़ है, हाइडेलबर्ग के अंदर यूनिवर्सिटीज़, ये सारी बेसिकली सिटीज़ हैं जो कि इनसाइड आती हैं बाडेन-वुर्टेंबर्ग। अदर देन दैट जैसा बवेरिया है, एनआरवे है, थुरिंगिया है और ज़ैक्सनी की स्टेट्स है, ये जितनी भी स्टेट्स हैं इनके अंदर आपके पास जो है वो फीस नहीं है। इसमें सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है, वेरी करता है, कहीं पे 200 यूरो, कहीं पे 150 यूरो, कहीं पे 300 यूरो। तो इट्स वेरी, बट यस कुछ स्टेट्स में है, बाकी उसके अलावा नहीं है। चलें जर्मन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं कि आपने ऑब्वियसली एक बैकग्राउंड आपका एक डिफरेंट स्टाइल से, आपने एक यूनिवर्सिटी वगैरह आपने ऑलरेडी की हुई, बैचलर्स आपने किया था। तो वहाँ पे और यहाँ पर ऑब्वियसली एक एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा वेरी करता है, जैसा आपने बताया बहुत प्रैक्टिकल है। तो कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपने फेस किए हों किसी भी हवाले से, कि भाई टीचिंग स्टाइल से लेकर या कोई भी, मतलब आपके ज़हन में ऐसी कोई चीज़ हो जो कि बहुत डिफरेंट है आपके प्रीवियस एजुकेशन से और यहाँ की एजुकेशन में, मतलब कोई आप बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम लोग जिस तरह पाकिस्तान वगैरह के अंदर एजुकेशन सिस्टम हमारा, या फिर हमारे पास एशियन कंट्रीज के अंदर एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली टीचिंग इस तरह कॉन्सेप्ट है कि हमें पढ़ाते हैं टीचर्स, क्लास में वर्क होते हैं, हमें प्रॉपर होमवर्क देते हैं, प्रॉपर हमें चीज़ें करवाई जाती हैं और प्रॉपर असाइनमेंट, सबमिशन, प्रॉपर टेस्ट होती है, क्लासेस लेना ज़रूरी होती है, आपको हर वक्त मैंडेटरी है कि आपने क्लास, अटेंडेंस सिस्टम्स मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप बात करते हैं जर्मनी की, तो यहाँ पे आप ये समझते हैं 360 नहीं तो एटलीस्ट 180 डिग्री चेंज है। यहाँ पे आपके पास क्लासेस मैंडेटरी नहीं है, आप क्लासेस लें ना लें, इट्स अप टू यू। आप जो टीचर्स जैसा पढ़ाते हैं आप नोट्स रखें, लिखें ना लिखें, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि मॉडल, यहाँ पे हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मॉडल सिस्टम है जहाँ पे आपके पास सारे जो भी नोट्स वगैरह है या जो क्लास स्लाइड्स हैं वो सब अपलोड हो जाती हैं। उससे आपको फ़ायदा है कि आपने ना क्लासेस जरूरी नहीं जाके, आप पूरा साल नहीं पढ़े, आप सिर्फ देख लें मॉडल पे, हर वक्त देखें कि मॉडल पे कब असाइनमेंट आ रहा है, तो आप असाइनमेंट वगैरह सबमिट कर दें ऑन टाइम। फिर पेपर्स वगैरह के अंदर आपने बेसिकली यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपने सेल्फ स्टडीज़ है, क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान में इतनी नहीं है कि हमने क्या में असाइनमेंट्स वगैरह भी देख रहे होते हैं, 7 क्लासेस दे रहे होते हैं, क्लास में होते हैं। यहाँ पे आप क्लासेस भी नहीं ले रहे होते लेकिन आपने असाइनमेंट सबमिट करना है। तो दैट मीन्स कि आपने जो है वो सेल्फ स्टडी करनी है, आपने अंडरस्टैंड करना है। इवन आप क्लास लेने जा रहे हैं या नहीं भी जा रहे, तो आपने खुद से देखना है मॉडल के अंदर कि क्या आया है, उसको पढ़ना है और उसके हिसाब से आंसर देना है। उसके अलावा टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टीचिंग बड़ा अच्छा वे है, आपको प्रोफेसर हर वक्त अवेलेबल होते हैं, कोई क्वेश्चन आपको आंसर देते हैं, आप ऑनलाइन पूछ लें, कोई कंफ्यूजन है। इसके अलावा यस एग्जामिनेशन सिस्टम भी यहाँ पे चेंज है, मतलब आपने पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, हमने पाकिस्तान में कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा कि ओपन बुक एग्जाम है कि आपको बोल दिया जाए आप नोट्स लिख के ले आए कुछ अपने से रिलेटेड, या फिर आपके पास ऑनलाइन फॉर एग्जांपल फोन अवेलेबल है या आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है। ये पाकिस्तान में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पेपर्स के अंदर आपको अलाउ होगा कि आप लैपटॉप लेके क्लास में चले जाए। पेपर के अंदर आपको टीचर्स अलाउ करेंगे कि आप एक छोटी सी नोट शीट बना लें जिसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लें। लेकिन बेसिकली चीटिंग नहीं है, लेकिन ये इसमें आपको क्या करते हैं कि जब आप लिख रहे होते हैं कुछ चीज, तो आप बेसिकली स्टडी कर रहे होते हो, आप नोट कर रहे होते हो, आप जब हाथ से लिख रहे होते हो तो आपको याद होता है, तो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट आते रहते हैं। ये वजह सबसे ज्यादा मैंने नोटिस की, बहुत कंप्लीटली चेंज है यहाँ पे जर्मनी के अंदर। और लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर आपको ये सेल्फ स्टडी सिखाता है, सेल्फ मोटिवेशन सिखाता है और आपके मेंटल लेवल पे कॉन्सेप्चुअल क्लियर करता है, ना कि वो जो हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो जो रट्टा सिस्टम है उससे बिल्कुल ही चेंज है। आप यहाँ कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। ये एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा, एक चीज़ जो कि मुझे अभी जहन में आई, मैं ऑब्वियसली आपसे ही पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो कि है लैंग्वेज बैरियर। तो ऑब्वियसली आप एक इंग्लिश, जिसमें मतलब आपकी एजुकेशन आई गेस इन इंग्लिश है इंस्टेड ऑफ जर्मन, तो ये लैंग्वेज बैरियर आपको कहाँ कहाँ मतलब ऑब्वियसली फेस करने को मिलता होगा, बट क्या यूनिवर्सिटी में भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, और अगर होती है तो उसको आप कैसे डील करते हैं?
अच्छा वेल इस तरह नहीं होता। अगर आप मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा प्रोग्राम इंग्लिश में है। अगर हम लोग कहीं पे जा रहे हैं तो हमारे पास इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर्स वगैरह अवेलेबल हैं। इसी तरह अगर लाइब्रेरी जा रहा हूँ मैं या किसी फीस के लिए जा रहा हूँ तो वहाँ पे जितने भी लोग स्टाफ बैठा हुआ है तो दे अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश। उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे इतना कहीं ज़रूरत और इतना कहीं मसला नहीं होता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जिसके अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपने कैफ़े जाना है यूनिवर्सिटी के या वहाँ पे जाके लाइब्रेरी में जाके कुछ पूछना है तो हो सकता है कि जो वहाँ स्टाफ है उसको जर्मन आती हो और उसको इंग्लिश नहीं आती हो, तो वहाँ पे थोड़ा सा है। बट आई गेस वो भी जो ओवरकम हो जाता है यूजिंग ट्रांसलेशन एप्लीकेशन। बहुत सारी ट्रांसलेशन एप्लीकेशन हैं, आप ट्रांसलेटर यूज़ कर लें, आप लिख लें, वो पढ़ लेते हैं, तो आपको मसला नहीं होता एजुकेशन के अंदर कोई लैंग्वेज बैरियर इतना ज़्यादा। सही है। अच्छा, अब आते हैं ये जिस टॉपिक की वजह से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि आप ये बताएं कि आपने कैसे अपनी स्टडीज़ के दौरान जॉब ढूंढने, मतलब अपनी इस जर्नी को थोड़ा सा आप बताना चाहें, किस तरह से आपने जॉब यहाँ पे ढूंढी और क्या क्या हर्डल्स आपको पेश आए? जी बिल्कुल। असल में देखिए जर्मनी के अंदर अगर आपने जॉब की आपने जैसा जिक्र किया, जब मैं जर्मनी आया था तो जाहिर है मैं स्टूडेंट पे आया था और मैंने मास्टर अपना बेसिकली मेरा प्लान ये था कि मैं मास्टर स्टार्ट करके थोड़े से कोर्सेज पास करके एंड देन आई विल स्टार्ट फुल टाइम या पार्ट टाइम। बिल्कुल जर्मनी के अंदर जॉब ढूंढना भी इटसेल्फ जॉब है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस लंबे हैं, 2 महीने 3 महीने इवन इंटरव्यू प्रोसेस लग जाते हैं, क्योंकि 2-3 इंटरव्यूज 4 इंटरव्यूज होते हैं, फिर यहाँ हॉलीडेज वगैरह होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल यूनिवर्सिटी के साथ साथ जब मैं जॉब कर रहा था या सर्च कर रहा था जॉब के लिए, तो बेसिकली क्या था कि हमने मल्टीपल जगह पे अप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीपल पोर्टल्स हैं, जिंग है, लिंक्डइन है, ग्लासडोर है, इस तरह, और ऑफिस की मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जो है वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज आती हैं, तो आपने हर चीज़ देखनी है, हर जगह अप्लाई करना है। आपकी सीवी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जो यहाँ के फॉर्मेट है यूरो फॉर्मेट वगैरह के अंदर, जो आपकी ATS जो है पास होनी चाहिए सीवी, बहुत कम्पैक्ट सीवी होनी चाहिए, और आपने मल्टीपल जगह पे अप्लाई करना है। एक जगह एक चीज़ होती है स्टूडेंट के साथ, जो मेरे साथ और भी स्टूडेंट थे, और मेरे साथ भी शुरू में हो रहा था, कि आपको ना जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं जॉब के लिए तो आपको ना बहुत सारी जो है वो रिजेक्शंस आती हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग उसको मोटिवेशन नहीं लेते और उसकी वजह से डिसहार्ट हो जाते हैं और फिर अप्लाई करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको आइडिया नहीं होता। बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक माइंडसेट ये है कि हम एक CV बनाते हैं और वही हर जगह हम भेज रहे होते हैं। बट जर्मनी के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंट सिस्टम है। वो सिस्टम ये है कि आपने हर CV को हर जॉब के हिसाब से बनाना है। मतलब अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ फुल स्टैक के लिए तो मेरी CV फुल स्टैक की होनी चाहिए, इसमें सारी फुल स्टैक की चीज़ें मेंशन होनी चाहिए प्रॉपर। मैं फ्रंट एंड की बना रहा हूँ तो मेरी खाली फ्रंट एंड की होनी चाहिए, मैं बैक एंड की बना रहा हूँ तो मेरी बैक एंड की होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने अप्लाई करना है और आपने पेशेंस देना है, वेट करना है। जब अगर आपके पास इंटरव्यू का टाइम आ जाता है तो आपने इंटरव्यू सही से करने हैं। इसके अलावा हर्डल के अंदर एक और सबसे बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि जर्मनी के अंदर दो बेसिकली आप ये समझ लें जर्मनी इन 2 पार्ट्स, एक है वेस्ट जर्मनी, एक है ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी के अंदर अगर आप रह रहे हैं या वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर आपकी बहुत अच्छी CV भी है, आपने सब कुछ मेंशन है CV के अंदर, जो जॉब के अंदर वो भी आप पास हैं, लेकिन अगर आपके पास जर्मन नहीं है B1 एटलीस्ट, तो आप ये समझ लें आपको ऑटोमेटिकली जो है वो रिजेक्शन की परसेंटेज बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि ईस्ट साइड के अंदर बहुत अच्छी जॉब्स हैं अवेलेबल, लेकिन आपके वो जर्मन अच्छी नहीं जाएगी। सही। अच्छा, थोड़ा सा एक जो आपकी ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट पे होते हैं और आप कोई जॉब अटेन कर लिया आपने, मतलब आपको जॉब मिल गई, तो ये बताएं कि जो प्रोसेस होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर होते हैं और वहाँ से आपने कन्वर्ट करवाया अपने वीज़ा को ब्लू कार्ड के अंदर, तो क्या यहाँ पर आप यहाँ पे ऑलरेडी हैं और यहाँ पर जब आप अपना प्रोसेस पूरा करना चाहेंगे, कन्वर्ट करना चाहेंगे वीज़ा को, तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? जैसे ऑसलैंडर बेहोडे यहाँ पे एक डिपार्टमेंट है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या वर्कर्स को डील करता है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं कि डिलेज वगैरह ऐसी कोई चीज़ आपने फेस की हो? अच्छा बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि अच्छा ये भी डिपेंड करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे और एक सिटी से दूसरी सिटी पे, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि अगर बड़ी सिटीज़ हैं तो वहाँ पे ऑसलैंडर बेहोडे पे बहुत ज़्यादा लोड है। इवन अगर आप नॉर्मल भी अपॉइंटमेंट लेंगे किसी और केस के लिए भी तो वो टाइम लेते हैं। मेरी अगर अपनी बात करूँ, क्योंकि मैं बेसिकली टाउन साइड में था और वहाँ पे लोड था बट इतना लोड नहीं था, और आई स्टिल रिमेंबर जिस टाइम पे मैं अप्लाई कर रहा था अपने वीज़ा चेंज के लिए, तो उस टाइम में उनको ऑफिस की कोई कंस्ट्रक्शन या कोई शिफ्टिंग चल रही थी, एंड देन उसके अंदर उन्होंने मुझे कहा था कि अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। बट आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैंने उनको इंसिस्ट किया था कि मुझे जो है वो चाहिए कन्वर्ट करना है, तो दे हेल्प मी
इन अ वे कि उन्होंने मुझे वर्क जिस दिन पे अपॉइंटमेंट के अलावा वो हैंडल करते हैं, उन्होंने बोला कि आप उस दिन में आ जाएं, और उन्होंने उस दिन में मुझे आके हेल्प की। तो इसका मैं ये बोलूँगा, इट डिपेंड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बिहोडे टू ऑस्ट्रेलिया बिहोडे एंड सिटी टू सिटी। किसी सिटी के अंदर लोगों को 3-3 महीने 4-4 महीने भी वेट करना पड़ जाता है, और किसी के अंदर जो आपको 1 हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर भी प्रोसेस हो जाता है। और ओवरऑल जो कन्वर्ट टाइम है वो ये है कि आपको 4 to 6 वीक्स हैं, लेकिन उससे पहले आपको प्री अप्रूवल आ जाती है विद इन 1 to 2 वीक्स। और प्री अप्रूवल के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं आई गेस। जी बिल्कुल, आपको प्री अप्रूवल जो है वो एक लेटर मिल जाता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है कि हमने इसको अप्रूव कर दिया। आपका नाम होता है, आपका जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो उसका नाम होता है, जो आपकी जॉब डेजिग्नेशन है वो मेंशन होती है, और उसके साथ आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, चलिए ये तो बहुत ऑफिशियल बात हो गई। अब आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कैसे मैनेज करते हैं, लाइक क्योंकि जॉब भी है प्लस ये कि एजुकेशन भी है, तो प्रॉब्लम नहीं होती मतलब बैलेंस करने में दोनों चीज़ों को? बिल्कुल, इस तरह शुरू में जब मेरी स्टार्ट हुई थी फुल टाइम, तो ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था। मुझसे असाइनमेंट भी मिस हो रहे थे, मुझसे क्लासेस की जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो भी मिस हो रही थी। तो ये शुरू में था क्योंकि मेजर फोकस जो है वो फुल टाइम पे हो गया था, स्टडीज़ को जो है वो इतना फोकस नहीं चल रहा था। बट देन आई रियलाइज कि मुझे कैसे हैंडल करना है। फिर मैंने ये करना शुरू किया कि वीकेंड पे, हर वीकेंड पे जो पूरी वीक की क्लासेस होती हैं, क्लासेस देखना, जो असाइनमेंट थे वो असाइनमेंट सबमिट करना। उससे मुझे फ़ायदा भी होना शुरू हो गया था कि कुछ असाइनमेंट फॉर एग्जांपल अगर 2 वीक्स या 3 वीक्स का टाइम है, लेकिन मैं उसको उसी नेक्स्ट वीकेंड पे देख रहा हूँ, तो मुझे फ़ायदा होता था कि मुझे 2 वीक्स पहले या 1 वीक पहले जो है ना पता चल जाता था सबमिशन के लिए कि ये सबमिशन है, तो आई कैन इजीली डू वीक डे के अंदर भी के थोड़ा साइड में आधा घंटा 1 घंटा करके। बट यस, फुल टाइम के साथ स्टडीज़ को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जर्मनी में सबसे फ़ायदा ये है कि अगर आपका सेमेस्टर शुरू हुआ है और आपने जो है वो 5 कोर्स रजिस्टर्ड किए हैं, और आपको ड्यूरिंग सेमेस्टर लगता है या पेपर्स के टाइम पे लगता है कि मैं 2 पेपर दे सकता हूँ, 3 नहीं दे सकता, तो आप अपने आप को अनरजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अनरजिस्टर्ड से होता है कि आपको 4 दिन, किसी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, किसी यूनिवर्सिटी में 4 दिन है, किसी यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ता है, तो इस तरह डिफरेंट है। तो आपने आपको पेपर डेट से पहले अनरजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और आप सिर्फ वही पेपर दें जो आपने, जिसकी तैयारी आप कर सकते हैं या जिसकी तैयारी आप है। तो ये है कि अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2 सेमेस्टर हो गए जैसे कि मैंने, जिसके अंदर फुल टाइम पे के साथ मैंने पेपर दिए हैं, और मैंने उसमें यही रियलाइज किया कि आप अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो आप अपने जो आपके कोर्सेज हैं आप कम कोर्सेज करें, लेकिन उसको फोकसली के दें। ये ना हो कि आप 4 से 5 कोर्सेज उठा रहे हैं और आप फेल हो रहे हैं, क्योंकि जर्मनी में फेल होना भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप 3 दफ़ा फेल हो जाए कोर्स में तो फिर आप बेसिकली आपके बाद आप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है। तो ये है कि आपको अपने आप को एक चीज़ देखना पड़ता है कि आपने कोर्स भी लेना है, आपने वो कोर्सेज लेना है जिसमें ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। मेहनत लगती है, लेकिन ये कि आप ये ना 5 कोर्स ले रहे हो और आप आखिर में जो है वो 1 पास हो रहे हो, तो ये आपने थोड़ी सी कैलकुलेट करना पड़ता है। बट आई वुड सजेस्ट कि फुल टाइम के साथ आप वीकेंड पे जो है वो डेली ये लगा लें कि सैटरडे संडे को 5 आवर्स to 4 आवर्स आपने पढ़ना ही पढ़ना है हैंडल करने के लिए मास्टर अपना। ये तो आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि 3 दफ़ा फेल होने पे अगर आप आगे नहीं पढ़ सकते तो ये तो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आप अपना कोई एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे, कोई लेसन आपने लर्न किया हो या कोई एक्सपीरियंस, कोई वाक़या आपके साथ हुआ हो ड्यूरिंग योर स्टडीज़ या वर्क लाइफ? अच्छा, मैं सबसे पहले एक बड़े अच्छा आपने सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे जितने भी पाकिस्तानी की अगर मैं बात करूँ या एशियन लोगों की बात करूँ, ये मिसकंसेप्शन है। और मैंने बहुत सारी हमारी कम्युनिटीज़ वगैरह में भी देखा कि हमारे पास जब स्टूडेंट से फुल टाइम पे वीज़ा कन्वर्ट करवाते हैं तो हमारे पास लोग ने इन्फॉर्मेशन, आप लोगों से पूछें तो आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कोई कहता है करवा सकते हैं, कोई कह सकते हैं नहीं करवा सकते, क्योंकि डिपेंड करता है टाइम टू टाइम और हर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। बट मैं इसको बोलूँगा कि हमें करना ये चाहिए कि हमें ऑफिशियल वेज में जाना चाहिए। आपके पास ऑस्ट्रेलियन बिहोडे अवेलेबल होते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें, आप उनके डॉक्यूमेंट्स देखें, क्या क्या मेंशन है, उनकी वेबसाइट्स वगैरह देखें। तो मुझे याद है, अगर आप अपनी मुझसे पूछेंगे तो जब मैं मुझे ऑफर आ गई थी, मेरा इंटरव्यू वगैरह पास आ गया था, तो मैंने अपने वहाँ पे यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी में पूछा लोगों से कि भाई मुझे अपना वीज़ा कन्वर्ट करवाना है स्टूडेंट से फुल टाइम पे। तो मुझे लोगों ने बोल दिया कि नहीं होता, तो मैं अभी आए हुए टाइम नहीं हुआ, 1 साल 1.5 साल बाद जब आपकी डिग्री पूरी होती है तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया वीडियो अलाउ करता है, वरना अलाउ नहीं करता। मुझे डर होना शुरू हो गया कि मेरी जो है वो अभी तो रहता है 1 साल 1.5 साल रहता है, मतलब क्योंकि मेरी 2 से 2.5 साल की मास्टर है और मेरा भी 1 साल ही हुआ था समझे। तो फिर मैंने ऑस्ट्रेलिया वीडियो से कांटेक्ट किया, मैंने उनसे पूछा
कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने, मुझे आज भी याद है, उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी चीज़ें दे दें, प्रोवाइड कर दें और हम आपको रिव्यू करके बता देंगे। तो मुझे याद है जब मैंने उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट किया तो उन्होंने जो प्रोसेस मुझे बताया और जो चीज़ें उनसे मुझसे मांगी, तो वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली जो स्टूडेंट्स बता रहे थे, जो कम्युनिटी थी, उससे बिल्कुल ही अपोजिट था। क्योंकि उन्होंने बोला कि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने 1 साल या 1.5 साल जर्मनी में आना है स्टूडेंट वीज़ा पे, फिर हम कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको जो है वो जॉब कंपनी ऑफर हो गई, आपकी डिग्री पूरी है बैचलर की और यहाँ रिकॉग्नाइज है, जो इनका बेसिकली पोर्टल है, एक बेसिकली एनाबिन पोर्टल है इनका, उसमें आपकी डिग्री और आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है, तो दे अलाउ यू विदाउट एनी प्रॉब्लम। और उसके बाद मुझे आज भी याद है कि जब मैंने ये हुआ था, मुझे अप्रूवल मिला था कि आपकी डिग्री और आपका जब सब कुछ है, आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरे लिए बड़ा एक खुशी का मौका था। क्योंकि ज़ाहिर है वीज़ा कन्वर्ट होना, जॉब ऑफर आपके पास और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं था, और वो ये मेरे लिए एक एग्जाम्पल था। फिर मुझे आज भी याद है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे भी कॉन्टैक्ट किया इसीलिए, क्योंकि उनको भी यही फेस प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि हर कोई डिफरेंट एक आप जो है ना आंसर देता है आपको। तो ये मैं बोलूँगा ये एक वाकई में कहानी थी जो कि हम लोगों को सही आंसर्स नहीं मिलते हमारी कम्युनिटी वगैरह से भी। सही। और जैसा कि आप अब जॉब भी कर रहे हैं, एक फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो आपने पाकिस्तान में भी ऑलरेडी एक वर्क एक्सपीरियंस है आपका, तो वर्क कल्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपने क्या ऐसा चेंज देखा जो पाकिस्तान में नहीं है और यहाँ पर आपको एकदम एक शॉक लगा? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं है बहुत एक चीज़, वो ये है कि यहाँ पे जो आपके स्टाफ है या आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको एम्प्लॉय समझता है। एम्प्लॉय समझने का मतलब ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल आपको ओवर टाइम नहीं बोलेंगे, वीकेंड पे आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे, आपको फॉर एग्जांपल अगर कोई लीव चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान में देखी जाती है कि अगर हमारे पास पाकिस्तान में मेंशन किया जाता है कि फॉर एग्जांपल ईयरली 12 कैजुअल लीव है, 13 या 15 जो है आपको एनुअल लीव्स हैं, जब आप मांगते हैं तो मना हो जाता है आपको पाकिस्तान में, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमारे पास अभी बंदा अवेलेबल नहीं है, कोई बैकअप पे नहीं है, आप चले जाओगे, चलाएगा कौन। लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ लगी कि मैंने अभी अपने पूरे पिछले ईयर के अंदर ऑलमोस्ट 30 मेरी लीव्स थी, मैंने 30 कंज्यूम की। जैसे ही मैंने बोला लीव्स का, मुझे उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया व्हाई यू वांट, मुझे आराम से उन्होंने लीव्स दे दी। इसी के साथ साथ यहाँ पे सबसे मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि यहाँ पे जो आपका वर्क लाइफ है बैलेंस है। आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 9 आवर्स की आपकी जॉब है, आपको 1 आवर्स मस्ट है कि आपने जो है ना लीव लेनी है, मतलब आपने यहाँ पे ब्रेक लेना है, आपने लंच करने जाना है या करना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान में ना कि बहुत एक्स्ट्रा काम करवाते हैं, ओवर टाइम चल रहे होते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, कोई ओवर टाइम वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस तरह आपको यहाँ पे काम उतना देते हैं जितना उनको आइडिया है कि ये इस स्प्रिंट में हो जाएगा। कोई ये नहीं है कि अनरियलिस्टिक डेडलाइंस वगैरह नहीं है यहाँ पे। तो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा बहुत अच्छा वर्क बैलेंस है, आप अपनी लाइफ को मेंटेन रख सकते हो। आप अपनी जॉब के साथ साथ कोई अगर आपकी कोई हॉबी है, किसी का कोई यूट्यूब की है, किसी की जिम है या किसी को ट्रैवल का शौक है, तो आप कहीं भी यूरोप में रहते हुए ये सारी चीज़ें कर सकते हो और कोई वर्क लाइफ बैलेंस के अंदर इतना मसला नहीं था और बड़ा अच्छा कल्चर है। तो ये मेरे लिए मैं ये बोलूँगा कल्चर शॉक था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूँ तो हम लोग 12-12 घंटे भी जॉब कर रहे होते हैं, हम सैटरडे संडेज भी काम कर रहे होते हैं, कोई एम्प्लॉय की वैल्यू नहीं समझी जाती, लीव की बात करें तो लीव्स नहीं मिलती। ये 3-4 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये कम्प्लीटली अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी चेंज है। दूसरा सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर एम्प्लॉय समझा जाता है, बेनिफिट्स बहुत हैं, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव्स, इस तरह की आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप पूरे यूरोप में कहीं से भी काम कर सकते हैं आपने बेसिकली। और दूसरा सबसे अच्छी चीज़ जो है वो मुझे यहाँ की लगी कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनी जो है वर्क फ्रॉम होम इस टाइम पे आपको अलाउ कर रही हैं कि आप घर के अंदर पूरा अपना ऑफिस सिस्टम करें और घर में काम करें। सही। अच्छा, कोई एक ऐसी एडवाइस जो आप उन लोगों को देना चाहेंगे जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पर हैं और अपना वीज़ा फुल टाइम कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं, या फिर जो लोग ये सोचते हैं कि वो इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी भी और मुल्क से यहाँ पर स्टूडेंट वीज़ा पर आकर और फिर जॉब अप्लाई कर लेंगे, तो अगर आप कोई भी एक एडवाइस देना चाहें तो आप क्या देंगे? बिल्कुल, अपना एक्सपीरियंस लेकर आएँ और जो चीज़ें आपको आती हैं सिर्फ उन्हीं को इम्प्रूव करें, क्योंकि ये ना हो कि अगर फॉर एग्जांपल आप जावा के डेवलपर हैं या जावास्क्रिप्ट के डेवलपर हैं या फ्रंट एंड के, तो आप कह रहे हैं मैं बैक एंड भी कर लूँ, मैं फ्रंट एंड भी कर लूँ, मैं जावा भी कर लूँ। अपनी फील्ड एक दफ़ा रखें, एक्सपीरियंस लें और जो आपको आता है वही बताएं, झूठ ना बोलें, क्योंकि आप पकड़े जाते हो झूठ अगर आप बोलते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कल्चर ही इस तरह है कि आप यहाँ पे झूठ नहीं चल सकते। और अपनी सीवी को ATS जैसे बनाएं और हर जॉब के लिए एक डिफरेंट सीवी बनाएं। थैंक यू अनस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी मालूमात मिली हमें, बहुत सारी डिटेल से आपने चीज़ें बताई। तो फिर इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी।
और अगर किसी को कोई कांटेक्ट करना होगा या किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो फिर से आपको तंग करूँगा थोड़ा सा। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया अनस आपका। तो सही है, फिर हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। और अनस ने काफ़ी सारी मालूमात से हमें मतलब ये कि हमें जो नहीं पता थी चीज़ें वो अनस ने बताई, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग स्टूडेंट हैं और वो अपना वीज़ा कन्वर्ट करना चाहते हैं जॉब के अंदर, या जॉब किस तरह से वो ढूंढ रहे हैं, या फिर जो ऑलरेडी किसी और मुल्क में है और वो जर्मनी आना चाहते हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, तो वो किस तरह से इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट पर आकर और फिर जॉब में कन्वर्ट करवाएं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन अनस ने हमें बहुत डिटेल से बताई। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।